हेलो, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम मेरे स्टडी यूट्यूब चैनल मल्टी डायमेंशनल स्टडीज़ फेयर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, यानी कृषि और उसका आर्थिक विकास में क्या अहम भूमिका है, क्या रोल है, उस चीज़ को पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जब एग्रीकल्चर की बात करें, तो ये एक प्राथमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है मानवता के इतिहास में। जब भी इसको एक फाउंडेशन और बेसिक फाउंडेशन कहा जाता है, जो बेस है, किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना हो तो ये एक बेस एज़ अ बेस सर्व करता है। और अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें क्या-क्या है, इसमें कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, हम क्रॉप्स उगाते हैं। अलग-अलग प्रकार की क्रॉप्स होती हैं, कमर्शियल, कैश और बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं। तो इसमें रेयरिंग ऑफ लाइवस्टॉक, जिसमें कैटल्स, पशुपालन वगैरह, कैटल्स वगैरह को ये इसी में आते हैं। फिशरीज़ की बात करें तो जैसे हम मछली पालन होता है, एक्वाकल्चर जिसको बोलते हैं। फॉरेस्ट्री में एक आजकल एग्रो फॉरेस्ट्री आती है, एग्रीकल्चर अलोंग विद द फॉरेस्ट्री, यहाँ पे हम ट्रीज़ की प्लांटेशन को प्लांट करते हैं अलोंग विद द एग्रीकल्चर, उसको एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। तो जो जितनी भी इसकी अलाइड एक्टिविटीज़ है, इससे एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ हैं, उसको हम एग्रीकल्चर ही बोलते हैं। और उसका रोल क्या है अहम इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये किसके द्वारा इन्होंने जो 2 अर्थशास्त्री हुए, इकोनॉमिस्ट हुए, दोज़ हू आर स्पेशलिस्ट इन इकोनॉमी, जैसे सिमन कुज़नेट्स एंड डब्ल्यू आर्थर लिवाइस, इन दोनों ने मेन फोकस किया था कि एग्रीकल्चर जो है इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट इन द शुरुआती मीन्स अर्ली स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो शुरुआती स्टेजेस होती है इकोनॉमिक, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिकली डेवलप करती है, डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, तो उनमें मेन जो अहम रोल होता है, बेस जो फाउंडेशन स्टोन होता है, वो रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर। उस देश की कितनी स्ट्रांग है, तो ये सारी जो मेन पर्पस सर्व करती है इन द डेवलपिंग कंट्रीज। अगर हम एग्रीकल्चर इन एनिशियंट टाइम की बात करें, तो एग्रीकल्चर का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? एग्रीकल्चर सबसे पहले शुरुआत हुई थी 10,000 टू 12,000 ईयर्स एगो, आज से 10 से 12,000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी एग्रीकल्चर की, ड्यूरिंग द नियोलिथिक रेवोल्यूशन। मीन्स जो नई रॉक और स्टोन एज का रेवोल्यूशन आया था एक, तब की बात है। और जब ये रेवोल्यूशन आया था तो ह्यूमन जो था पहले हंटिंग और गैदरिंग करता था। मतलब जैसे देखो यहाँ शिकार करने निकला है, एक जगह पे सेटल लाइफ नहीं होती थी, सुबह निकलना है, शाम को शिकार, मतलब पूरे एक जगह पे नहीं बैठता था, घूमता रहता था इंसान, नोमैडिक लाइफ होती थी। तो जैसे ही एग्रीकल्चर करना शुरू किया, तो उसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल की डोमेस्टिकेशन और प्लांट्स की जब एग्रीकल्चर शुरू की, तो ये जो एक हंटर और गैदरर था, ये जो पूरी हैबिट थी, इट हैज़ बीन चेंज्ड इनटू द परमानेंट सेटलमेंट्स। होगी एक जगह पे घर बनाना शुरू किए और एक जगह रहना और शुरू कर दिया इंसान ने। तो ये सारा मेन अचीवमेंट्स थी एग्रीकल्चर की, जिसने एक पूरा एंटायर कोर्स ऑफ एक्शन जो एक ह्यूमन का था, हंटिंग और गैदरिंग से एक परमानेंट सेटलमेंट, एक जगह रहना, बैठना और लाइफ को स्पेंड करना शुरुआत कर दी। एक उसका बेसिक कार्नरस्टोन, एक बेस रख दिया। उसके बाद हम अगर इसकी बात करें, तो जो अर्ली डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप्स थी, सबसे पहले जो उगाई गई क्रॉप्स, एग्रीकल्चर की शुरुआत जो हुई थी, कहाँ से हुई थी? इट बिगन विद द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, मिलेट्स एंड लेंटिल्स। ये सारी चीज़ें इन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट की थी, यहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद जो अर्ली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, सबसे पहले जो पशु पाले गए हैं, सबसे पहले जो है वो कैटल्स, शीप्स, गोट्स और पिग्स, ठीक है? ये सारी चीज़ें। तो हम अगर इम्पोर्टेंस की बात करें एग्रीकल्चर की, तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस, क्या मेन इसकी ज़रूरत क्या थी? एग्रीकल्चर की क्या-क्या इम्पोर्टेंस है? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है? तो सबसे पहले क्या करता है ये? प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी। इससे हमारी जो फूड होती है, जो हमें फूड की ज़रूरत है, उसको सिक्योर करता है। उसके बाद नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है, क्योंकि जो भी रूरल की बात करें या अर्बन एरिया की बात करें, रूरल एरिया में तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन होती है, एंगेज्ड होती है इन एग्रीकल्चर, और उसी से अपनी लाइवलीहुड को अर्न करते हैं, उसी से उनका गुज़र-बसर होता है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, तो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज़, तो जितने भी कारखाने होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, एग्रीकल्चर इज़ द ओनली व्हिच सप्लाइज़ द रॉ मटेरियल टू दीज़ इंडस्ट्रीज़ फॉर द फिनिश्ड गुड्स। और जो भी चीज़ें बनानी होती हैं, कारखाने में जो चीज़ें बनती हैं, तो मेन पर्पस जो एग्रीकल्चर का है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड यही करती हैं, तो बेस यहीं से होता है। अगर हम बात करें जनरेटिंग
फॉरेन एक्सचेंज। देखो फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो जो भी हमारा ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फिनिश्ड गुड्स, जहाँ से हम एक्सपोर्ट फॉरेनर में करते हैं, तो वहाँ से जितनी भी इन्वेस्टमेंट आती है, जो भी पैसा हम कमाते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल द फॉरेन एक्सचेंज। तो क्रिएटिंग डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज में चीज़ें बनती हैं, वो बिकती हैं, सप्लाई होती है और डिमांड होती है, तो एग्रीकल्चर से ही सारी जो होती है रॉ मटेरियल जाता है और उसके लिए इंडस्ट्रियल गुड्स जो होती है उसकी डिमांड ऊपर जाती है। जिस जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी, तो सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। तो नेक्स्ट देखिए तो सपोर्टिंग रूरल डेवलपमेंट, और सपोर्टिंग रूरल डेवलपमेंट की जैसे बात करें तो रूरल एरिया में जो देहाती गांव होते हैं उसमें सबसे मेन जो लोग निर्भर होते हैं, इट इज अपॉन द एग्रीकल्चर। तो ये तो इसलिए जो सपोर्टिंग द रूरल डेवलपमेंट हम ये बात कर सकते हैं इसमें। तो कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम की ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट करेगा अगर देश के गाँव से लेके अर्बन एरिया तक एग्रीकल्चर का इतना मेन रोल है, तो इट इज़ नाउ ओवरऑल कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल इनकम। अब बात करें एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन, जो सभ्यताएं हुई हैं एग्रीकल्चर में, सबसे पहले कहाँ शुरुआत, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन होगी, फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। जितनी ये सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामियन की बात करें तो ये वाली इराक वाले एरिया में है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन करें तो ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो एरिया है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन वहाँ से स्टार्ट हुई है। चाइनीज जो है वो चाइना से हुई है। तो बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो शुरुआत हुई है, ये 3300 टू 1300 बीसी बिफोर द कॉमन इरा ये शुरुआत हुई है। तो उसके बाद ये सबसे जो शुरुआती अर्लीस्ट एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन मानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आपको ये याद रखना है कि अर्लीस्ट या वन ऑफ द अर्लीस्ट बहुत सारी सिविलाइजेशंस में से इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन सभ्यता। इसमें जो मेजर क्रॉप्स थी वो व्हीट और बार्ली एंड कॉटन, ये तीन क्रॉप्स बहुत मेन थी, ये आपको याद रखनी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद which crop which have been sown in the earlier developmental stages or earlier civilization, agriculture civilization। तो आपको याद रखना है wheat होगी, बार्ले होगी और कॉटन होगी। तो इसमें इरिगेशन और फ्लड प्लेन्स, देखो अगर हम इंडस वैली सिविलाइज देखो एग्री इन्होंने इरिगेशन किया हुआ है। फिर इसके बाद जैसे जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसमें होता क्या था कि जो भी सरप्लस, जो अपने खाने के बाद जो क्रॉप्स एग्रीकल्चर की जो मटेरियल होता था, जो बच जाता था, उसको सरप्लस बोलते थे। उसको क्या करते थे, वो सपोर्ट करता था अर्बन सेंटर। देखो रूरल वाले एरिया में, देहाती गाँव के क्षेत्र में जो व्हीट, बार्ले और जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हम का उत्पादन होता था, जो बच जाते थे सरप्लस, उनको हम क्या करते थे, ट्रेड करते थे, उनको एक्सपोर्ट मीन्स वहाँ से हम उनको भेज देते थे, ट्रांसपोर्ट कर देते थे टू द अर्बन सेंटर, जो जैसे कि हड़प्पा हो गया और मोहनजोदारो हो गया। तो ये सरप्लस जो थे वो सिटीज और हड़प्पा सिविलाइजेशन जो सेंटर, जो अर्बन सेंटर्स होते थे, उसको भी एक एग्रीकल्चर के जो हमारे उत्पादन होता था उसको बूस्ट करने में, उसकी उनकी लाइफ को सेटलमेंट करने में, उनको भी खाना पहुंचाने का काम करता था। जो सरप्लस होता था अपने खाने के बाद, जो सब्सिटेंस एग्रीकल्चर वो होती है जो अपने खाने के लिए उगाई जाती है, लेकिन जो सरप्लस होती है जो अपने खाने के बाद जो बच जाती है, दिस इज व्हाट वी कॉल द सरप्लस प्रोडक्शन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करें तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि इराक वाले एरिया में जो सिविलाइजेशन शुरू हुई थी, ये वो है जो एग्रीकल्चर कौन से, देखो जैसे इंडस वैली है तो एग्रीकल्चर इंडस रिवर के इन एंड अराउंड हुई थी इंडिया और पाकिस्तान में। मेसोपोटामिया इराक के जो रिवर्स दो हैं, जैसे टाइग्रिस रिवर और यूफ्रेट्स रिवर, ये ऐसा पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कौन कौन से दो रिवर्स के बीच वाला एरिया, जो कहाँ पे एरिया स्थित था, तो ये पूछा जा सकता है। तो एग्रीकल्चर जो होती ही वहाँ पे थी जहाँ पानी होता था, तो पानी हमें रिवर्स से ही मिल सकता था, क्योंकि इरिगेशन के काम से तब ऐसे होना चाहिए एग्रीकल्चर को, तभी हम उसकी प्रोडक्शन कर सकते थे। तो ये दो रिवर्स जो हैं देखो, जैसे टाइग्रिस रिवर हो गया या यूफ्रेट्स रिवर हो गया, तो इसमें क्या था, ये था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड। और यहाँ कैनाल इरिगेशन भी यहाँ सबसे पहले डेवलप की गई थी। कैनाल इरिगेशन, ये कैनाल इरिगेशन सिस्टम है, क्ले नहीं है, कैनाल है। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहाँ थी, इराक में थी, और कौन कौन से रिवर्स थे, और शुरुआती जो कैसे हुई थी, और कैनाल इरिगेशन यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था। इजिप्टियन सिविलाइजेशन की बात करें तो इजिप्टियन जो है वो
नॉर्थ ईस्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये एरिया है और यहाँ पे नाइल रिवर के इन एंड अराउंड जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट या एग्रीकल्चर की खेती बाड़ी या कृषि की शुरुआत हुई थी वहाँ पे हुई थी। और इनने क्या किया, क्योंकि हमें इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, तो ये हो गया हमारा इजिप्टियन सिविलाइजेशन। दे वर फ्लडिंग नाइल रिवर। अब ये सारी चीजें यहाँ शुरुआत की गई थी इजिप्टियन सिविलाइजेशन की नाइल रिवर से। चाइनीज सिविलाइजेशन की बात करें तो चाइना में जो है वो येलो रिवर है, और येलो रिवर इन एंड अराउंड जो भी हमारी एग्रीकल्चर की शुरुआती एरिया शुरुआत हुई है, ये वहां से हुई है। और इसमें सबसे मेन टेरेस फार्मिंग की जाती थी। टेरेस फार्मिंग देखो जैसे लैडर सीढ़ी की तरह एक खेत के बाद दूसरा, ऐसे पहाड़ियों पे टेरेस फार्मिंग होती है। तो ये येलो रिवर जो है चाइना में, उसके इन एंड अराउंड उसके सराउंडिंग एरिया में हुई थी। तो नेक्स्ट बात करें हम इकोनॉमिक रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन एनिशियंट इकोनॉमीज। तो प्राचीन काल की बात करें तो जो भूमिका रही है इकोनॉमिक, जो भूमिका रही है एग्रीकल्चर कृषि की, वो क्या है रही है एनिशियंट टाइम में, तो वो उसको हम शुरुआत करते हैं फूड प्रोडक्शन से। तो सबसे पहले मेन जो रोल था एग्रीकल्चर का वो था फूड प्रोडक्शन, कि खाने के लिए कुछ उत्पादन करना। तो इससे क्या होता था, इट इंश्योर द स्टेबल फूड सप्लाई एंड प्रिवेंटेड द फेमाइन। जो भी अकाल पड़ जाते थे उसको ये रोकता था, क्योंकि हमें फूड खाने को मिल जाती थी। एग्रीकल्चर का मेन पर्पस यही था, नहीं तो लोग मर रहे थे अकाल पड़ने से। लेकिन जैसे ही एग्रीकल्चर की स्थापना, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, तो लोगों ने सरप्लस खुद के खाने के लिए तो उन्हें प्रोड्यूस किया ही किया, लेकिन वो उन्हें ट्रेड के लिए, एक दूसरे को देने के लिए, जो सरप्लस था उसके लिए भी इन्होंने सक्षम हो गए। पॉपुलेशन ग्रोथ देखो, अब खाने के लिए अगर पूरी फूड मिल जाती है और उसके बाद सरप्लस भी बच जाती है, तो वो पॉपुलेशन ग्रोथ में सबसे मेन रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि खाने के लिए सब कुछ होगा, सरप्लस में होगा, अच्छा खासा जमा भी रखा होगा, तो वो पॉपुलेशन ग्रोथ में हेल्प करेगा ही करेगा। क्योंकि सेटलमेंट एक्सपेंशन होगी। देखो जैसे यहाँ पे झुग्गी झोंपड़ियाँ बनाई हुई हैं, घर कुछ ही गिने चुने घर हैं, फिर अगर सरप्लस अमाउंट में होगा, लोग मरेंगे नहीं, फेमाइन से अकाल नहीं पड़ेंगे, तो बड़े बड़े डेवलपमेंट होगी, घर बनेंगे। तो देखो यहाँ से इधर आप देख सकते हो पॉपुलेशन ग्रोथ में ये कैसे अहम रोल प्ले करता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो ये हो गया, पहले कुछ गिने चुने थी, अब इसके बाद पॉपुलेशन और बढ़ती गई बिकॉज ऑफ द सरप्लस फूड। तो ये चीजें, अर्बनाइजेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर का जो सरप्लस, जो बचा हुआ खाने के बाद जो गांव में बच जाता था, क्रॉप्स या कोई भी वीट बार्ले और जितनी भी चीजें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बच जाता था, तो उसको हम क्या करते थे, ट्रांसपोर्ट कर देते थे दूसरी सिटीज में। तो ये क्या करता था, एग्रीकल्चर सरप्लस अलाउड द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज ट्रेड सेंटर्स, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए भी यूज करते थे जो बच जाता, क्राफ्ट के लिए क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये सारी चीजें जो हेल्पफुल थी अर्बनाइजेशन के लिए। राइट फ्रॉम द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दैट इज सरप्लस इज एक्सपोर्टेड टू द और ट्रांसपोर्टेड टू द सिटीज एंड फॉर द यूज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड सेंटर्स। अब हम ट्रेड डेवलपमेंट की बात करें तो ट्रेड कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर की जितनी भी कमोडिटीज, जितनी भी चीजें थी, जैसे कि कॉटन हो गया, स्पाइसेस हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, ये सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करने लगे ट्रेड पर्पज के लिए। तो ये सारे ट्रेड हमारा डेवलप होने लगा बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर। टैक्स सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम की बात करें तो देखो, लोकल यहाँ पे कैसे है, लोकल कलेक्शन है। तो एनिशेंट स्टेट कलेक्टेड टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ, देखो ग्रेन्स, लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इसमें क्या होता था, प्राचीन काल में जो टैक्स दिया जाता था वो दिया जाता था इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। इनमें देखो जैसे हमने ये गेहूं है या चावल हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, या फिर ये कैटल्स वगैरह की फॉर्म में, ये जैसे यहाँ से जा रहे हैं ये लेके और इनको टैक्स दे रहे हैं, यहाँ पे टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। तो एग्रीकल्चर इसलिए क्या थी, एक बैकबोन थी एनिशियंट सिविलाइजेशन की। अब नेक्स्ट बात करें एग्रीकल्चर इन मेडिवल टाइम, जो मध्य काल की बात करें, मेडिवल पीरियड की बात करें, तो एग्रीकल्चर का क्या मेन पर्पस, क्या मेन रोल रहा है, कि अहम भूमिका रही है, इसकी बात करते हैं। तो ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम जो एग्रीकल्चर थी वो एक डोमिनेंट सेक्टर रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। जो भी हमारा पैसा वगैरह, इनकम, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड पर्पस, जब जो भी बिजनेस चलता था, इन्वेस्टमेंट बिजनेस या इंडस्ट्रीज वगैरह, जो इकोनॉमिक एंटायर साइकिल जो था वो इसके इन एंड अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा था। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की बात करें तो एग्रीकल्चर को हमने कैसे एक्सपेंड किया,
बहुत सारे जो एरिया था उसको अंडर कल्टीवेशन कैसे लाया, ताकि दूर-दूर तक और एरिया को स्प्रेड किया जाए, फैलाया जाए एग्रीकल्चर को। तो क्या किया, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों को क्लियर किया गया, और जो एक्सपेंशन कल्टीवेटेड लैंड थी, ज़्यादा से ज़्यादा उस पे हमने क्रॉप्स की प्रोडक्शन शुरू की, और क्या किया, और इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया, जैसे कि वेल्स की वजह से, कैनाल्स जो थी, नहरें, वेल्स, टैंक्स और स्टेप वेल्स। एनिशंट एग्रीकल्चर की बात करें ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड की, तो मुगल एम्पायर की बात आती है, तो एग्रीकल्चर जो था वो एक मेन पर्पस, मेन सोर्स था वेल्थ का, जो भी कंट्री की वेल्थ होती थी। तो लैंड रेवेन्यू जो था वो मेन सोर्स था स्टेट इनकम का, जो भी। उसके बाद लार्ज जो इरिगेशन नेटवर्क बनाया हुआ था, जो सिंचाई का नेटवर्क था, वो भी अच्छा खासा डेवलप था, और नई नई क्रॉप्स जो थी वो उगाई जाती थी उस टाइम। और लैंड टैक्स देखो, जहाँ पे टैक्स वसूला जा रहा है, तो वो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की फॉर्म में ही होता था। तो अगर मेजर क्रॉप्स जो भी हम मेडिवल पीरियड की बात करें, तो राइस, व्हीट, कॉटन, शुगर केन, इंडिगो और पल्सेज, ये सारी चीज़ें थी। कॉटन, शुगर केन, इंडिगो और पल्सेज, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये जो थी, दीज ऑल हैव बीन ग्रोन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। जो मेन क्रॉप्स या मेजर क्रॉप्स आपको पूछी जा सकती हैं, तो आप इसको बता सकते हो। इसके बाद कंट्रीब्यूशन और एग्रीकल्चर इनोवेशंस की बात करें, तो पर्शियन व्हील भी, व्हील ऑफ इरिगेशन, देखो पर्शियन व्हील, ये इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल से पानी निकाला जाता, तो फिर इससे सिंचाई की जाती थी, इसको पर्शियन व्हील इरिगेशन बोलते हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है, पहले कोई एक क्रॉप, फिर उसके बाद दूसरी क्रॉप, उसको रिप्लेस किया है तीसरी क्रॉप से, फिर चौथी क्रॉप, इसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, मीन्स वन क्रॉप आफ्टर द अदर क्रॉप। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट देखो, इम्प्रूव्ड प्लोइंग टेक्निक्स, जो प्लोइंग टेक्निक्स थी, देखो प्लो कर रहे हैं, यहाँ पे खेत को जोत रहे हैं, तो नई नई टेक्निक्स यूज की गई खेतों को जोतने के लिए। तो कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक ग्रोथ को तो सपोर्ट करता ही करता है, ये तो हमने अभी पढ़ा। तो रेवेन्यू जनरेशन के लिए इसमें आता है पहला पॉइंट, रेवेन्यू जनरेशन। देखो, रेवेन्यू जनरेट होता ही है, जो लैंड टैक्स था मेडिवल टाइम में, वो 50 to 60% ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करता था। ये आपको याद रखनी है फिगर, 50 से 60%, जो 60% जो इनकम जनरेशन होती थी, ये रेवेन्यू जनरेट किया जाता, जो पैसा इकट्ठा किया जाता था, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया भी, ये इन द फॉर्म ऑफ टैक्स दे रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लैंड टैक्स। नेक्स्ट बात करें तो ट्रेड एक्सपेंशन। पहले हमने एग्रीकल्चर एक्सपेंशन पढ़ा, मतलब कैसे हमने एग्रीकल्चर को एक्सपेंड किया, दूर दूर तक बहुत सारे एरिया को अंडर कल्टीवेशन यूज किया, और एरिया को फैलाया, जिसमें बहुत सारे दूर दूर तक हमने कल्टीवेशन की, और ज़मीन पे कल्टीवेशन की। तो इसके बाद आता है ट्रेड एक्सपेंशन, कि ट्रेड को कैसे एक्सपेंड किया। देखो, जैसे सरप्लस हमने अभी बात की, कि एग्रीकल्चर जो गुड्स थी, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि अपने खाने के बाद जो चीज़ें बच जाती थी, वो दूसरे एरिया में एक्सपोर्ट कर दी गया, दूसरे एरिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया, जिसकी वजह से एक जो ट्रेड था वो भी दूर दूर तक फैल गया, एक्सपैंड हो गया। अगर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करें, जो कारखाने थे, तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होना था, जब एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल अच्छा खासा, उसके उत्पादन, उसका प्रोडक्शन बढ़ गई, तो इंडस्ट्रीज सेटअप की। अब इंडस्ट्री में टेक्सटाइल, जैसे कॉटन, कपड़ों के कारखाने शुरू हो गए, शुगर, हमने चीनी की मिल्स वगैरह, इंडस्ट्रीज, कारखाने वो शुरू कर दिए। उसके बाद ऑयल सीड्स की वजह से, या जितने वो अलग अलग टाइप के मस्टर्ड ऑयल सीड्स जो थे, उनके हमने ऑयल, तेल निकालना शुरू किया। तो दीज इंडस्ट्रीज जो होगी, वो ये भी ग्रो करना शुरू किया बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर इज द बेसिक द फाउंडेशन स्टोन था। तो जिसके बेसिस पे पूरा टायर सिस्टम, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। और ब्रिटिशर पीरियड की बात करें, जो ब्रिटिश अंग्रेज आए थे एज ए ईस्ट इंडियन कंपनी बन के, जो मर्चेंट बन के, तो उनके टाइम जो जहाँ पे उन्होंने जब इंडिया को अपने अंडर कर लिया, तो उसके बाद जो एग्रीकल्चर का कैसा क्या रोल रहा, क्या कंडीशन रही, वो पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, तो कॉलोनियल कॉलोनियल रूल जो था, उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया था हमारा कृषि का जो सिस्टम था, एंटायर सेटअप। जैसे क्या करके, लैंड रेवेन्यू सिस्टम ला के उनने तीन मेजर चेंजेस की थी। जैसे ज़मींदारी सिस्टम, अगर हम ज़मींदारी सिस्टम की बात करें, तो ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, सबसे पहले लाया गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवेलिस के द्वारा, इन 1793 में। और इसमें क्या था, इसकी अगर हम मेन फीचर, इसकी करेक्टरिस्टिक, इस फीचर की बात करें,
मेन जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, वो थे लैंडलॉर्ड जो थी, ज़मींदारी सिस्टम में लैंडलॉर्ड क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे। लैंडलॉर्ड देखो, लैंडलॉर्ड का मतलब होता था बहुत ऐसे ज़मींदार जो होते थे, वो न्यू क्लास इमर्ज की थी एज़ अ लैंडलॉर्ड, जिन्होंने आगे फार्मर्स को रखा होता था, वो उसको जो खेत जोतना, प्रोडक्शन वगैरह सारा खेतों में काम करना। फिर लैंडलॉर्ड जो होता था, देखो जैसे ये ज़मींदार है, मीन्स लैंडलॉर्ड है, ये फार्मर्स हैं, ये अपना हिसाब-किताब दे रहे हैं। सालों में जब भी हार्वेस्टिंग टाइम आता था, सोइंग के बाद हार्वेस्टिंग, और जितना उत्पादन, जितनी क्रॉप्स जो भी निकलती थी, फिर इसका हिसाब-किताब कौन करता था? ज़मींदार। तो ज़मींदारी सिस्टम में ज़मींदार मीन्स लैंडलॉर्ड टैक्स कलेक्ट करता था, टैक्स कलेक्ट करके ये फिर दे देता था गवर्नमेंट को, ठीक है? उसके बाद अगर हम रायटबारी सिस्टम की बात करें, तो रायटबारी में क्या था, इसमें थॉमस मुनरो ने इसको जो इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले, और इसका फीचर ये जो था, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप थी बिटवीन द फार्मर्स एंड द गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या करते थे, फार्मर डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स देते थे इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि भाई क्रॉप का इतना हिस्सा हमें लेना ही लेना है, जितना भी आपका उत्पादन होगा हमें एक हिस्सा तय किया जाता था। जैसे यहाँ पे ये लेके आए हुए, ये रियॉट मीन्स ये फार्मर है, रियॉट ये दे रहा है गवर्नमेंट को अपना टैक्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। नेक्स्ट बात करें तो मालवाड़ी सिस्टम, मालवाड़ी मीन्स पूरा मोहल्ला समझ सकते हो आप, माहौल मीन्स कम्युनिटी। यहाँ पे जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था, देखो यहाँ पे कोई अधिकारी बैठा होगा, और ये पूरा मोहल्ला जो पूरा कम्युनिटी आई हुई है, ये इनसे टैक्स लेगा, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, जिसमें हम बोल सकते हैं कि पूरी विलेज कम्युनिटी, मालवाड़ी सिस्टम में पूरी विलेज कम्युनिटी से ये टैक्स कलेक्ट करते थे। यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे फार्मर और गवर्नमेंट के बीच का सीधा कनेक्शन था। यहाँ पे जमींदारी सिस्टम में लैंडलॉर्ड कलेक्ट करते थे और गवर्नमेंट को दे देते थे। रियॉटबारी सिस्टम में डायरेक्ट रिलेशनशिप था बिटवीन द फार्मर्स एंड द गवर्नमेंट, और मालवाड़ी सिस्टम में कम्युनिटी मीन्स पूरी कम्युनिटी से कलेक्ट करते थे टैक्स, गवर्नमेंट करती थी। बस इतना सा है इसमें। और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का क्या मतलब था कि जैसे ही एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ गई, उत्पादन बढ़ गया, तो उसके बाद हमने कैश क्रॉप्स शुरू कर दी, जिसको कमर्शलाइज फॉर द कमर्शियल पर्पज के लिए, जैसे कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ द फूड क्रॉप, मतलब खाने के लिए नहीं पैदा करना, उसके बाद पैसों के लिए क्रॉप्स को हमने उगाना शुरू कर दिया। जैसे इंडिगो, अंग्रेजों ने बोला था इंडिगो ग्रो करो, कॉटन्स होगी, और फिर उसके बाद टी हो गया, चाय, कॉटन, ये कॉफी और जूट, ये थी कमर्शियल जो कैश क्रॉप्स। और फूड क्रॉप्स वही होगी, व्हीट होगी, बार्ली होगी, जो हम खाने के लिए, राइस हो गया। ये डिफरेंस है बिटवीन द फूड क्रॉप्स एंड द कैश क्रॉप्स और द कमर्शियल क्रॉप्स। नेक्स्ट बात करें तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अब क्या कॉन्सिक्वेंसेज थी, क्या उसके इफेक्ट पड़े, क्या असरात पड़े ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल्स, ये इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज। तो नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या थी हमारे, रूरल पॉवर्टी। अब देखो जैसी फूड क्रॉप्स थी, फूड क्रॉप के बाद एक कैश क्रॉप उनको फोर्सफुली ग्रो करवाने के लिए बोल दिया, तो रूरल एरिया में, देहाती गाँव देहात में गरीबी आ गई, क्योंकि उनसे वो जो कैश क्रॉप्स थे वो सस्ते दाम पे ऐसे ही ले लेते थे। उसके बाद हम डिक्लाइन इन फूड प्रोडक्शन, ये तो ऑटोमेटिकली होना था, क्योंकि द एग्रीकल्चर जो सेटअप था, इट हैज़ बीन डाइवर्टेड और ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द फूड क्रॉप्स टूवर्ड्स द कैश और कमर्शियल क्रॉप। तो उन्होंने बोला कि भाई फूड क्रॉप आपको ग्रो नहीं करनी है, अब इसकी जगह कैश क्रॉप ग्रो करनी है। तो फिर इसमें डिक्रीज तो होनी थी, जो तो डिक्लाइन हो गया फूड क्रॉप प्रोडक्शन। फ्रीक्वेंट फेमाइन्स, अब देखो फूड अगर पूरे उस लेवल पे नहीं ग्रो कर पा रहे हैं हम, सरप्लस अमाउंट में खाने के लिए भी नहीं, उसकी जगह कैश क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो फेमाइन्स तो आनी ही थी, फेमाइन, अकाल तो पड़ने ही थे। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स, देखो कैश क्रॉप या जो भी फूड क्रॉप्स होती थी, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनसे इतना ज़्यादा कर वसूल किया जाता था, इतना टैक्स वसूल किया जाता था कि इतना वो पे भी नहीं कर पाते थे, और नहीं कर पाते थे तो उनसे जितना भी उनकी प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था, उसको हथिया लिया जाता था। अगर हम लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात करें, तो उस टाइम क्या हुआ था, कॉलोनियल कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगी, क्योंकि कैश क्रॉप और कमर्शियल क्रॉप की वजह से, और बहुत सारे फैक्टर्स थे। मेजर फेमाइन जो थे, सबसे ज़्यादा जो अकाल पड़े हैं, जो मेजर जिनको बहुत, जिनका लार्ज स्केल इम्पैक्ट था, वो था फेमाइन ऑफ 1770 और फेमाइन ऑफ 1943। एग्रीकल्चर
आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें कि जब हम आज़ाद हुए उसके बाद एग्रीकल्चर के हालात कैसे थे, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आफ्टर 1947 में एग्रीकल्चर को मेन प्रायोरिटी सेक्टर रखा गया कि यही एक मेन है, सबसे पहले इसी को देखा जाएगा, तभी हमारा इंडिया डेवलप कर सकता है। तो इसमें सबसे पहली बात हुई थी, जो मेन मोटिव था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो लाया गया 1951 से 1956 तक के बीच का फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, पहला 5 साला प्लान। उसमें एग्रीकल्चर को मेन एक एपी सेंटर रखा गया, जिसके इन एंड अराउंड पूरी इकोनॉमी डेवलप करेगी, और इसको बिल्कुल सेंटर पे रख के इसी पे 5 ईयर प्लान जो था वो का जो आधार था वो यही रखा गया, इसी पे फोकस किया गया। तो एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस को ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी जर्नी जो है, हिस्टोरिकली कंटेक्स्ट 1947, आफ्टर 1947 एग्रीकल्चर जो थी एक प्रायोरिटी सेक्टर बनेगी, सबसे पहले इसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। और डेवलपमेंटल पॉलिसी के लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो थ्रस्ट जो मेन फोकस किया गया वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे किया गया। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी थी। चैलेंजेस ये थी कि इसमें लो प्रोडक्टिविटी थी, क्योंकि अभी तक हमारे पास वो वाली चीज़ें हायर यील्डिंग वैरायटी वाले सीड्स नहीं थे, इसलिए लो प्रोडक्टिविटी थी। उसके बाद फूड शॉर्टेज थी, क्योंकि सरप्लस अमाउंट ऑफ फूड जनरेट नहीं हो पा रही थी बिकॉज़ ऑफ द लो प्रोडक्टिविटी। उसके बाद जो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स थे, क्योंकि ट्रेडिशनल वे से हम फार्मिंग करते थे, बैलों से हल खेतों को जोतना, तो ये एक ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड थी, ये एक चैलेंजिंग था कि। उसके बाद फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग थी। देखो, एक लैंड, यहाँ पे एक खेत है, फिर उसके बाद दूसरी जगह दूसरा खेत है, तीसरा खेत, ऐसे-ऐसे मतलब फ्रेगमेंट्स, एक-एक कुछ पैचेज़ ऑफ लैंड्स थी हमारी, फ्रेगमेंट थी, टुकड़े में ज़मीनें थी, बीच में खाली जगह, फिर एक टुकड़ा ज़मीन का, फिर खाली जगह, फिर ऐसे-ऐसे था। तो वो भी एक चैलेंजिंग टास्क थी। तो पुअर इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन सिस्टम भी इतना वेल डेवलप्ड नहीं था। ट्यूबवेल से हो जाती थी, कैनाल तो इतनी वेल डेवलप्ड नहीं थी, तो इसके बाद ये भी एक चैलेंज था। उसके बाद लैक ऑफ मॉडर्न इंपोर्ट्स, और मॉडर्न इंपोर्ट्स जैसे फर्टिलाइजर्स, मैकेनाइजेशन, ऑल दीज थिंग्स वर लैकिंग, तो ये नहीं थी उस टाइम, इसलिए इनपुट्स जो थी जिसकी वजह से हम प्रोडक्शन को ऊपर लेके जा सकते थे, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते थे, वो सारे इनपुट्स नहीं थी हमारे पास टूवर्ड्स द सॉल्यूशन। अब देखो, इन सब प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन क्या थे, कि हमें क्या करना था, एच बी वाई सीड्स चाहिए। एच वाई वी सीड्स मीन्स हायर यील्डिंग वैरायटी सीड्स चाहिए, जिसकी वजह से, जिसको हम बोलते हैं कि सीड से ज़्यादा वो सीड्स ऐसे थे कि एक पेड़, एक प्लांट पे बहुत सारे फल लगे, वो एच बी वाई सीड्स, एच वाई वी सीड्स। फिर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ी, फिर ग्रेन रिज़र्व्स प्रिज़र्व, लंबे समय के लिए ग्रेन्स जो थे हमें उनको प्रिज़र्व करके कैसे रखना है, और ये बाकी सारी कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स वगैरह, ठीक है? तो ये जैसे पढ़ते हैं। अब रिफॉर्म्स क्या लाएगी 1947 इन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। तो ये सबसे पहले था अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम। जो ज़मींदारी सिस्टम था, जो अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जैसे हमने पढ़ा कि ज़मींदार में क्या होता था, जो लैंडलॉर्ड होता था वो रेवेन्यू या टैक्स कलेक्ट करता था इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स और फूड प्रोडक्शन। अब इसको भी हमने अबॉलिश कर दिया, मीन्स खत्म कर दिया। उसके बाद और क्या नेक्स्ट रिफॉर्म्स था, जो टेनेंसी रिफॉर्म्स थे। टेनेंसी रिफॉर्म्स का मतलब टेनेंट्स जो फार्मर्स होते थे, लैंडलॉर्ड या ज़मींदार, उनको किराए पे उनसे ज़मीनें जोतने का काम, फूड प्रोडक्शन, सारी चीज़ें उनसे करवाते थे, और उनको बहुत कम अधिकार या राइट्स होते थे। जो जिन लैंड्स पे वो काम करते थे उन पे भी उनके अधिकार ना के बराबर होते थे, वेरी लिटिल या होते नहीं थे। तो इन चीज़ को टेनेंट्स राइट्स जो थे ये भी खत्म कर दिया गया, और उनको बोला गया कि जो लैंड्स आप इतने लंबे समय के लिए जिसको जोत रहे हो, काम कर रहे हो, तो ये आपके ही आपके राइट्स हैं, अधिकार हैं। ये वाला रिफॉर्म लाएंगे। उसके बाद लैंड सीलिंग एक्ट्स। देखो, लैंड सीलिंग एक्ट का मतलब होता है कि एक लिमिट फिक्स थी। सीलिंग का मतलब जैसे एक रूम के ऊपर सीलिंग समझते हो, रूम की जो अपर लिमिट है वो सीलिंग तक है। वही ऐसे ही इन्होंने क्या किया था कि एक लिमिट तक सेट थी कि भाई कर दी गई, ये रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, कि इससे ज़्यादा ज़मीन बंदा अपने पास नहीं रख सकता था। एक लिमिट सेट कर दी। लैंड सीलिंग एक्ट में यही बोला गया कि आप कुछ एक बनाया गया कि भाई इतनी ज़मीन से ऊपर आप ज़्यादा ज़मीन अपने पास नहीं रख सकते, इतनी अगर है तो इसके ऊपर वाली जो होगी वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगी, जो लैंडलेस लेबर या जो आपके पास काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो सीलिंग एक्ट ये बोलता है कि आप ज़्यादातर ज़मीन नहीं रख सकते, और एक फिक्स कर दिया गया, कुछ हेक्टर ऑफ ज़मीन फिक्स कर देगी, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। नेक्स्ट बात करें तो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स की आपको बात करें तो जो फ्रेगमेंटेड या पैचेज़ में एक टुकड़े-टुकड़ों में लैंड्स बँटी हुई थी, बीच में
जैसे ज़मीन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये एक खेत है, इसके बीच कोई ऐसा एरिया है जो कल्टीवेशन के अंडर नहीं है और दूसरा खेत उससे दूर है। इन सबको मिला दिया गया। उससे एक फ़ायदा था, बहुत सारे खेतों को मिला दिया गया, मतलब उनको कंसोलिडेट कर दिया गया। या एक बड़े लार्ज यूनिट में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। उससे बेनिफिट ये था कि जैसे आपने इरिगेशन इस खेत में लगाई तो ये इधर तक होता हुआ पानी पूरे खेतों में चला जाएगा, तो इससे उत्पादन जो प्रोडक्शन वो बढ़ जाएगी। नहीं पहले क्या होता था कि यहाँ पे एक खेत है, फिर एक खेत है, बीच में ऐसे खाली एरिया है, तो पानी इधर लगाएंगे तो ये वाले खेत में नहीं पहुंचेगा, फिर स्पेशली हमें इसको देना पड़ेगा पानी इरिगेशन के लिए। और बहुत सारी इसमें टेक्नोलॉजी होगी, इसमें खेत को जोतने का काम, ये सारी चीजें हेल्पफुल होगी बिकॉज ऑफ द कंसल्टेशन ऑफ होल्डिंग। पूरे छोटे छोटे पैचेस को इकट्ठा करके एक बड़ा पैच बना दिया, उसको कंसल्टेशन ऑफ होल्डिंग्स बोलते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जैसे जैसे होती गई उसमें कुछ प्रोग्राम्स भी ऐड किए गए। जैसे मेजर प्रोग्राम्स जो था वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था 1952 में लाया गया। आपको ये याद रखना है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में कौन कौन सा कब लाया गया, कैसे कम्युनिटी ने डेवलप किया, प्रोग्राम बनाए और एग्रीकल्चर को और बूस्ट मिला। उसके बाद इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इंटेंसिव मीन्स इतना डीप और ब्रॉडर वे में एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे प्रोग्राम्स बनाए गए 1960 में। उसकी वजह से भी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बहुत ऊपर गई, बढ़ाएगी। इसमें देखना था एग्रीकल्चर कैसी है, लैंड की इन्वेस्टिगेशन, सॉइल की, इसमें बहुत सारी चीज़ें। अब एच वाई वी प्रोग्राम वैरायटी HYV प्रोग्राम्स 1966 में इसमें हायर यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम्स चलाई गई। ऐसे सीड्स जिस पे देखो, अगर ये ट्रेडिशनल सीड्स थे, इस पे थोड़े-थोड़े फल लगे हैं, तो अगर हम एचबीवाई सीड्स की बात करें तो उस पे ज़्यादा फल लगते हैं। तो इसको इसको बोलते हैं एचवाईवी सीड्स। हायर यील्डिंग मीन्स हाई यील्ड जिससे मिले हमें, ज़्यादा प्रोडक्शन मिले। और ट्रेडिशनल हाई एमिंग वैराइटीज़ 1960 प्रोग्राम, यही प्रोग्राम। इसके बाद देखो ये सारी प्रोग्राम्स इधर दिए हुए हैं। इरिगेशन को बूस्ट किया, ये सारे ट्रैक्टर से मैकेनाइजेशन किया, इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें फीचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फीचर ऑफ ग्रीन, पहले ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ लेते हैं, होता क्या है। ग्रीन रेवोल्यूशन है जो एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये था कि जो मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, जब एक उसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया गया, ला दिया गया, उसमें क्रांति ला दी गई। ग्रीन क्रॉप्स की प्रोडक्शन को जब बढ़ाया गया उसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे उसमें सबसे मेन रोल जो था, जो की फिगर थी, वो MS स्वामीनाथन था। आपको पूछ सकते हैं कि सबसे मेन भूमिका जो रोल रहा है वो ग्रीन रेवोल्यूशन में, वो किसका रहा है, वो है MS स्वामीनाथन। इनका रहा है रोल। और फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो HBY सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स जिसकी वजह से प्रोडक्शन और बढ़ा दी। इरिगेशन को हमने एक्सपेंड किया, अलग अलग टाइप्स की, इसमें कैनाल, ट्यूबवेल, ड्रिप इरिगेशन, मैकेनाइजेशन, जो टूल्स यूज किए गए, चाहे वो ट्रैक्टर से लेके और अलग अलग प्रकार के जो मैकेनाइज कर दिया गया उसको, टूल्स अलग अलग प्रकार के यूज किए हमने। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स किया, तो ये सारी चीजें इंक्रीज इन द फूड प्रोडक्शन। और इन सब की वजह से क्या हुआ, इनका इम्पैक्ट क्या हुआ कि प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। अगर थोड़ा सा निकलता था, अब और देखो कितना ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है। 50 मिलियन टन्स थी प्रोडक्शन 1950 टू 51। उसके बाद एकदम जो 2022-23 की बात करें तो 300 प्लस मिलियन टन्स ऑफ फूड को प्रोड्यूस किया। इतना ज़्यादा, इन सब पॉइंट्स जो ऐड किए, ये सारी चीज़ें, इतना उत्पादन बढ़ गया। फूड सेल्फ सफिशिएंसी की बात करें तो रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। देखो ये इंपोर्ट्स हैं, यहाँ पे वेसल्स आ रहे हैं, ये शिपमेंट हो रही है, तो इनका इंपोर्ट हमने क्या किया, घटा दिया। बिकॉज ऑफ द सेल्फ सफिशिएंसी, हम खुद इतने आत्मनिर्भर बन गए कि हम बाहर वाली कंट्री से, हमें ये इंपोर्ट करना, अपनी कंट्री में लाना हमारे लिए कोई इतना वो नहीं रहा, हमें ज़रूरत नहीं रही। खुद हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड के क्षेत्र में, कि फूड प्रोडक्शन में। तो ये वाला एरिया भी हमने अपना वो कर दिया कि हम खुद सक्षम है, हमें बाहर से मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी उसकी ग्रोथ हुई, क्योंकि जैसे पास्ट यील्ड या हम पुरानी बात करें तो ये थी। उसके बाद प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज, उसको और ज़्यादा उत्पादन बढ़ दिया। पर हेक्टर की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन पर हेक्टर, प्रोडक्टिविटी मींस द प्रोडक्शन पर हेक्टर जो थी, उनको उसको इंक्रीज कर दिया। और ग्रोथ ऑफ एग्रो इंडस्ट्रीज, जो भी एग्रो इंडस्ट्री थी, एग्रीकल्चरल एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज तो जो थी, उनकी भी ग्रोथ हुई, क्योंकि डिमांड बढ़ गई, फर्टिलाइजर की डिमांड बढ़ी, ट्रैक्टर मींस मैकेनाइजेशन की डिमांड बढ़ी। तो ये वाले एरिया भी और ज़्यादा एक्सपैंड करते गए, और ज़्यादा इनको बढ़ावा मिला बिकॉज ऑफ द डिमांड। और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो थे उसमें भी
और ज़्यादा उसमें क्या हुआ, उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली बिकॉज़ ऑफ द एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट देखें तो रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब रोल क्या है, ये आपका सिलेबस में है, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। कंट्रीब्यूशन मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितना भी इन्वेस्टमेंट, इनकम, बिजनेस या इंडस्ट्रीज होती हैं एक पूरी कंट्री की बाउंड्री के अंदर, विद इन द जियोग्राफिकली बाउंड्री ऑफ द कंट्री, उसमें जितनी भी इन्वेस्ट इनकम होगी, बिजनेस और जो इंडस्ट्रीज होगी, जितना पैसा उसमें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो उसके बाद इसमें एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि वहाँ से रॉ मटेरियल, देखो एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी की ऑफ इंडिया की। इट कंट्रीब्यूट्स 35% ऑफ द इंडियाज जीडीपी इन 90 टू 91, लेकिन ये कम हुआ, 15 से 16% हो गया इन 2022 टू 23। क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर। तो पहले सिर्फ इसी पे निर्भर था, इसका मतलब बाकी सेक्टर में ग्रोथ हुई तब इसका, इसलिए ये डिक्लाइन बता रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर रिमेन्स, जो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है डेवलपिंग कंट्रीज में। इंडिया की बात करें तो 43 टू 46% जो वर्क फोर्स है ये एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, और इससे भी ज़्यादा है रूरल एरिया में, देहाती देहात और गाँव में जो एग्रीकल्चर पे निर्भर है। अब हम सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल देखते हैं कि भाई रॉ मटेरियल जो एग्रीकल्चर वो कौन कौन सा सप्लाई करती है, कौन से फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के लिए। तो इंडस्ट्रीज में देखो रॉ मटेरियल, टेक्सटाइल, ये इंडस्ट्रीज है, और ये रॉ मटेरियल की कौन सी इंडस्ट्री में कौन सा रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, एग्रीकल्चर। टेक्सटाइल जो कपड़े वाली इंडस्ट्री, उनकी बात करें तो कॉटन। शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो शुगर केन, गन्ना। जूट की बात करें तो जूट ही है, ठीक है। अगर एडिबल ऑयल की इंडस्ट्री की बात करें तो ऑयल सीड्स जो थी, जहाँ से हम इसमें जाके ऑयल निकालते हैं। पेपर इंडस्ट्री की बात करें तो बैम्बू से पेपर बनते हैं, तो ये जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल ये बैम्बू सप्लाई करती है फॉर द पेपर इंडस्ट्री। इसलिए एग्रीकल्चर जो है वो सपोर्ट करती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करते हैं कि एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट सपोर्ट टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फूड सिक्योरिटी की बात करें तो एग्रीकल्चर इंश्योर्स द फूड सप्लाई। एग्रीकल्चर ही इंश्योर करती है कि फूड सप्लाई फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन। जैसे इंडिया प्रोड्यूसेस मोर देन 300 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन एनुअली। अभी देखा हमने जो उत्पादन बढ़ा, अभी अभी हमने चेक किया यहाँ पे। तो कैपिटल फॉर्मेशन जो पूंजी होती है उसकी बात करते हैं। एग्रीकल्चर सरप्लस की बात करें तो एग्रीकल्चर सरप्लस है जो हमारे अपने कंजम्पशन के बाद, जितना हमें कंज्यूम करना है हमारी पॉपुलेशन को, उसके बाद जो बच जाता है उसमें क्या करता है एग्रीकल्चर सरप्लस जनरेट्स, क्या करता है, सेविंग्स। अब देखो जो खाने के बाद बच गए तो सेविंग में जाएगा, सेविंग्स होंगी। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर हम कैपिटल फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो उसमें कैपिटल पूंजी करेंगे, उस बाद उसके लिए जमा पूंजी होगी फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज को बढ़ावे, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट है उसके बढ़ावे के लिए। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स होगी इससे। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मेजर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, जैसे राइस एक्सपोर्ट करते हैं हम, स्पाइसेस मसाले एक्सपोर्ट करते हैं, टी एक्सपोर्ट करते हैं, कॉफ़ी, कॉटन, मरीन प्रोडक्ट्स मीन्स दोज प्रोडक्ट्स विच आर एसोसिएटेड विद द एक्वाकल्चर, जिसमें क्या क्या हो गया, मरीन प्रोडक्ट्स में फ्रोजन श्रिम्प्स हो गए, फिशेज हो गई, कटल फिश, और ये सारे फिश के रिलेटेड जो प्रोडक्ट हो गए। अगर हम इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करें, इट एक्सीडेड $49 बिलियन एनुअली। देखो इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं हम। जैसे फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन जिसको फॉरेक्स अर्निंग बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज इतनी अर्निंग हो रही है। रिसेंट ट्रेंड्स, जब हम रिसेंटली क्या क्या ट्रेंड्स है एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो सबसे पहले क्या है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है उसको और डाइवर्सिफाई और वैरायटीज में लेके आना। फार्मर्स आर शिफ्टिंग फ्रॉम द सीरियल्स, देखो जैसे सीरियल्स लेके अब फ्रूट्स की प्रोडक्शन हो रही है, वेजिटेबल्स की तरफ डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री एंड फिशरी, लाइव स्टॉक जो है सेक्टर, ये सारा ये बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है अब। तो हम एग्रीकल्चर को अलग अलग दिशों में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और इसको ज़्यादा इसमें
बाकी चीज़ें और ऐड कर रहे हैं कि किस-किस एरिया में इसको और मल्टी डायमेंशन में ग्रो कर देंगे। इसके बाद मैकेनाइज़ेशन की बात करें तो टूल्स की बात आती है। मैकेनाइज़ेशन लेवल ऑफ इंडिया जो है अराउंड 40% कंपेयर टू द 90% ऑफ डेवलप कर चुके हैं देश। फॉर एग्ज़ाम्पल मैकेनाइज़ेशन में क्या है, ट्रैक्टर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, जो हार्वेस्टिंग के लिए हम मशीनों से हार्वेस्टिंग करते हैं। ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन मतलब एक सटीक प्रिसीजन, हम एक-एक पेड़ के जो प्लांट होता है, हमारा जो पौधा होता है, उसकी जड़ों में क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं। उसमें वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होता है, प्रॉपर इरिगेशन होती है और पानी भी वेस्ट होने से बच जाता है। और ऑटोमेटेड मशीनरी। डिजिटल एग्रीकल्चर की बात करें, तो डिजिटल एग्रीकल्चर जो है वो मॉडर्न टेक्निक्स है। जैसे इसमें क्या आता है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गया, ड्रोन से हम अपनी क्रॉप्स के बारे में कहीं एक जगह बैठे हुए नहीं जा पाते हैं उस फील्ड में, उस खेत में, तो वहाँ से ड्रोन्स के थ्रू हम पूरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं अपनी क्रॉप्स की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता लगा सकते हैं क्रॉप की हेल्थ ऑफ द क्रॉप, जब कोई और चीज़ें जानना हो ऐसे वेदर फोरकास्टिंग। मोबाइल ऐप्स फार्मर के लिए हैं, जैसे इसमें सॉइल हेल्थ कार्ड और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद दीज टेक्नोलॉजीज इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, और इस इन्हीं सारी टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारी एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, उत्पादन है, वो बढ़ गया है। उसके बाद हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें, तो ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंसर्न हमें सस्टेन तो करनी है, एग्रीकल्चर अंधाधुंध नहीं करनी है, या कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करनी है जिसकी वजह से पोल्यूशन वगैरह भी हो सकता है, लेकिन उसको एक सस्टेन वे से करना है ताकि वो लंबे समय तक भी चले और उसका जो था वो बैड इम्पैक्ट भी ना पड़े, बुरा असर भी ना पड़े एनवायरमेंट पे, तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये क्या करते हैं, हमें आज के जो एग्रीकल्चर में हम एक केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो नहीं करने हैं, उसकी जगह हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, जिसमें मैन्योर वगैरह जो है हमने खाद वगैरह यूज़ करनी है, वो अपनी जो बनाई हुई है ऑर्गेनिक खाद यूज़ करनी है, ना कि फर्टिलाइजर्स। क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स ऐसी यूज़ करनी है जो क्लाइमेट के रेजिलिएंट हों, ना कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली हों, जो नहीं कि ऐसा हो कि ज़बरदस्ती वाली क्रॉप इस मौसम में नहीं होती तो फिर भी उसको करना, इरिगेशन एक्स्ट्रा वाटर जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है, तो फिर वाटर लेवल कम हो जाएगा। तो वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली जिस लचीलापन उसमें होना चाहिए कि वो क्लाइमेट के हिसाब से वो क्रॉप ग्रो करे, ना कि उसको ज़बरदस्ती ग्रो कराया जाए। वाटर, इसकी वजह से वाटर कंज़र्व कर सकते हैं हम, नहीं तो अदरवाइज़ हमें वाटर टेबल भी हमारा नीचे रिसीड करता जा रहा है। एक्स्ट्रा जो हम इरिगेशन कर रहे हैं, ज़बरदस्ती वाली उगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, उसको सस्टेनेबल वे में नहीं बोलते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में विद टू सस्टेन द एनवायरनमेंट एज़ वेल एज़ द क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, देखो सॉइल को के साथ बहुत सारी टेम्परिंग कर रही है, ज़बरदस्ती के फर्टिलाइज़र हम उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो नहीं करने हैं। तो इसकी वजह से जो हमारी सॉइल की हेल्थ जो है उसका भी हमें ध्यान रखना है, ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर वो लंबे समय तक चले। तो इसके बाद हम देखें मेजर चैलेंजेस क्या हैं एग्रीकल्चर में। तो डिस्पाइट ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट, एग्रीकल्चर जो है फेसेस बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करे, चैलेंज जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसकी वजह से क्या है, एक एक्सट्रीम वेदर, ड्रॉट्स और हीट। या तो बहुत जो वेदर है वो एक्सट्रीम है, जब बारिश होना होती है तब बारिश नहीं होती है, जब नहीं होना होती है तब हो जाती है, तो वेदर जो है वो एक्सट्रीम्स हो रहे हैं। ड्रॉट्स हैं, देखो कितना सूखा पड़ रहा हुआ है, हीट है, टेम्परेचर इतना हाई हो गया, वाटर स्कार्सिटी तो है ही, पानी की कमी तो है ही, डिप्लीटिंग द एक्वीफर्स एंड अनइवन रेनफॉल, रेनफॉल अनइवन हो रही है, जिस जगह पे रेनफॉल जितनी होनी चाहिए उतनी हो नहीं पा रही है, जहाँ पे कम होती थी वहाँ ज़्यादा, में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, एक जैसी रेन नहीं होती। जैसे कि राजस्थान या थार डेजर्ट वाले एरिया की बात करें तो वहाँ बहुत कम होती है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, मेघालय, मिजोरम वगैरह, वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स अनइवन है, नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द इंडिया। इट इज़ कॉल्ड द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ रेन नहीं है। सॉइल डिग्रेडेशन की बात करें तो सॉइल जो वो डिग्रेड तो हो ही रही है, जैसे इरोजन की वजह से न्यूट्रिएंट्स हैं अलग अलग, जो वो उनका भी लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ द इरोजन से, और सेलिनेशन, और सेलिन जो खारापन है, जो साल्टीपन है, खारापन है हमारी, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, उसकी वजह से हमारी जो ज़मीन जो है, जो उसमें सेलिनेशन हो रही है, वो ज़्यादा साल्टी हो रही है। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, देखो लैंड की जो फ्रेगमेंट्स हो रही हैं अलग अलग, जैसे हमारी न्यूक्लियर फैमिली, फिर उसमें सब डिवाइडेड प्लॉट्स, रिड्यूसिंग एफिशिएंसी, जैसे जैसे प्लॉट्स, जैसे फैमिलीज पहले इकट्ठी हुआ करती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली, उनकी बीच में ज़मीनें बढ़ रही है, तो फ्रेगमेंटेशन हो रही है, पैचेस में हो रही हैं, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी भी डिक्रीज हो जा रही है। ये भी एक मेजर चैलेंजिंग है, टास्क है, चैलेंजेस है ऑफ द एग्रीकल्चर। लो फार्म इनकम, अब इनकम जो है वो
इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रही है बिकॉज़ ऑफ द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स और बहुत सारे इनपुट्स कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से, डेट की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द डेट उन पे जो लोन लिए हुए हैं वो रीपे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि प्रोड्यूस प्रॉपर इतना निकल नहीं रहा है। तो ये ब सारी चीज़ें, ये भी एक चैलेंज है। मार्केट वोलेटिलिटी, अब मार्केट का भी पता नहीं चलता, कभी कुछ, कभी ऊपर, कभी नीचे, तो जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी बहुत है मार्केट में, जिसकी वजह से अनस्टेबल प्रोड्यूस प्राइसेस एंड ग्लोबल शिफ्ट्स हो रही है। तो स्मॉल फार्म साइज इज अ मेजर इशू इन द इंडियाज, क्योंकि छोटे-छोटे अब कम ही ज़मीनें रह गई हैं फार्मर्स के पास, तो इस ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग टास्क है। नेक्स्ट बात करें तो फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर क्या हो सकता है अब? फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर जो है, ये किस पे फोकस करता है? प्रिसिशन फार्मिंग। प्रिसिशन फार्मिंग का मतलब होता है डाटा ड्रिवन या साइट स्पेसिफिक, या एक साइट स्पेसिफिक अप्रोच जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। टेक्नोलॉजी मतलब ऐसे जीपीएस को यूज़ किया, सेंसर को यूज़ किया, उससे पता लगाया, क्रॉप्स का, ड्रोन्स का यूज़ किया, एआई का यूज़ किया। किसके लिए? टू प्रोवाइड द क्रॉप विद एग्जैक्टली दैट दे नीड फॉर ऑप्टिमल ऑप्टिमल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। ये हो गया प्रिसिशन फार्मिंग, एक बिल्कुल सटीक फार्मिंग। बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं हम, बट बायोटेक्नोलॉजी जैसे उसमें क्या कर रहे हैं हम, बायोटेक्नोलॉजी से हम क्रॉप्स जो हैं वो मॉडिफाइड क्रॉप्स बना रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं। उसके बाद क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, मतलब वो एग्रीकल्चर जो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट हो, जिसको क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप भी बोलते हैं इसको। सस्टेनेबल फार्मिंग, वो फार्मिंग विच सस्टेन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, नॉट ओनली द प्रेजेंट जनरेशन बट एज वेल एज द फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रहे, और लंबे समय तक, जिसका बैड इम्पैक्ट किसी हमारी पॉपुलेशन के हेल्थ पे भी ना पड़े, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम। और डिजिटल एग्रीकल्चर की बात करें तो डिजिटल एग्रीकल्चर में ये सब चीज़ें आती हैं, ड्रोन, एआई, वेदर फोरकास्टिंग, ये सब चीज़ें डिजिटल एग्रीकल्चर में आती हैं। दीज इनोवेशन इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी एज वेल एज द रूरल इनकम। तो कंक्लूजन की बात करें तो एग्रीकल्चर हैज़ बीन द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो हमने ये सब पढ़ा कि ये एक फाउंडेशन स्टोन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। हमारे मानवता के इतिहास या उस सिविलाइजेशन से लेके एनिशेंट से लेके मॉडर्न टाइम तक का जितनी भी हिस्टोरिकली हमने जर्नी तय करते हैं, सबसे मेन चीज़ जो रोल प्ले करता है किसी भी इंडस्ट्रियल सेटअप या इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, राइट फ्रॉम द एंशिएंट टू मॉडर्न इंडिया, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर। तो ये क्या करती है, ये सब क्या करती है, सिविलाइजेशन, इट गिव राइज टू द सिविलाइजेशन या सपोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करती है और कंटिन्यू टू सस्टेन द बिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। और जितनी भी दुनियादारी है उसको सस्टेन करेंगे, उनको जिंदा रहने के लिए, उनकी लाइवलीहुड, उनको सर्वाइवल के लिए मेन रोल एग्रीकल्चर का ही रहता है। ऑल्दो द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर का, हालांकि जो एग्रीकल्चर का शेयर है जीडीपी में वो कम होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इकोनॉमीज, जैसे कि सर्विस सेक्टर की ग्रोथ हो रही है, इट्स रोल रिमेन्स, फिर भी इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशल है। किसके लिए? फूड सिक्योरिटी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए, या सस्टेनेबल इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी को सस्टेन करना है उसके लिए, क्योंकि प्रोडक्शन लगातार रहेगी बनी हुई तो ही इकोनॉमी सस्टेन कर सकती है, अदरवाइज डिसरप्ट हो सकती है, कम हो सकती है, डिक्लाइन हो सकती है। और देयरफॉर एग्रीकल्चर जो है कंटिन्यू टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द फ्यूचर। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।